हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फिनोमेना में। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का सिलेबस। और क्लास 12th की जो पहला चैप्टर है वो हम आज उसके 2 या 3 टॉपिक हम कवर कर लेंगे। उसके बाद सेकंड जब हम वीडियो डालेंगे उसमें बचे हुए चैप्टर कवर कर लेंगे। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा वीडियो है वो आप अपने साथियों को भेजना ताकि वह कुछ सीख सके, या इस यूनिट में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, वो सारी प्रॉब्लम खत्म कर सके अपनी। तो ठीक है बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर है उससे पहले आपको 2-3 चीजें बताते हूँ। सबसे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, आवेश क्या होता है। आवेश के बारे में हम चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ। आवेश जो होता है वह एक तो स्थिर रह सकता है और एक गति कर सकता है। अगर आवेश स्थिर है, अगर मैं बात कहूं आपको कि आवेश जो है वह स्थिर है बच्चों, तो आवेश स्थिर है तो इसमें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। ठीक है बच्चों, और इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसको जो अब आवेश अगर गति करने लग जाए तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इसमें हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जब हम आवेश स्थिर अवस्था में है उसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हम स्थिर वैद्युतिकी के अंदर। और इसमें हमारे 12th क्लास में 2 चैप्टर हैं। एक तो पहली यूनिट जिसमें हम विद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे, कूलाम के नियम के बारे में, गाउस के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। और एक आती है हमारी नंबर 2, इसके जस्ट बाद में एक यूनिट है उसमें आएंगे। और उसके बाद जब आवेश स्थिर है, स्थिर होने के बाद जब गति करने लग जाता आवेश, तो गति करने लग जाता तो बिल्कुल जो आवेश गति कर रहा है वो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र वाली यूनिट हम 3rd और 4th कवर करेंगे, वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अंतर बच्चों। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर बच्चों। हम शुरू करेंगे कक्षा 12 का। कक्षा 12, कक्षा 12 की जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है बच्चों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारी बच्चों पहली यूनिट है। इसमें हम आवेश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, आवेश के गुण धर्म क्या होते हैं, और कूलाम का नियम क्या बताता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इस यूनिट का जो बच्चों वेटेज है वह है बोर्ड एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान बोर्ड में इसका 4 अंक का वेटेज है। 4 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको आधे अंक का एक सवाल प्लस आधे अंक का अवबोध आधारित एक सवाल प्लस आधे अंक का एक रिक्त स्थान, एक अंक का आपको एक रिक्त स्थान पूछा जाएगा, और एक आधे अंक का प्लस एक सवाल आपसे किया जाएगा 1.5 अंक का। तो बच्चों, कुल मिला के आपको इस यूनिट से 4 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। एक बार ध्यान से देखिएगा, आधे अंक का एक सवाल आएगा, फिर आधे अंक का, फिर 1 अंक का, 2 अंक के ये हो गए और 2 अंक का ये, मतलब कुल मिला के आपको 4 अंक के सवाल इस यूनिट से पूछे जाएंगे बच्चों। हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। और इसमें जो यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उन बच्चों की भी एग्जाम काफी नजदीक है, तो वो भी जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो हम शुरू करेंगे बच्चों। हमारा जो पहला चैप्टर है, पहली यूनिट है विद्युत आवेश। अब बच्चों समझो आप, विद्युत आवेश क्या होता है। अब मैं जो 1 मिनट आपको बात बताऊंगा उसको एकदम गौर से सुनिएगा, क्योंकि विद्युत आवेश की जड़ आप यहां से समझ जाओगे। विद्युत आवेश की अगर हम परिभाषा किताबों में देखें तो थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, थोड़ी सी ऐसे लग सकती है कि हमारे समझ में नहीं आया। तो देखिएगा बच्चों, आपसे मैं एक सवाल करता हूं, मैं कहता हूं कोई भी चीज को जब मैं छोड़ता हूं तो वह नीचे की ओर क्यों आती है बच्चों।
नीचे की ओर कोई भी चीज क्यों आती है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगी ही, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ठीक उसी ही प्रकार जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है किस पे, किसी मास पे, उसी प्रकार किसी आवेश पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो उसका द्रव्यमान से कुछ ना कुछ रिलेशन बिल्कुल है। ठीक है, तो द्रव्यमान और जैसे गुरुत्वाकर्षण का कुछ रिलेशन है। मैं कहूंगा उस वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण लगा, क्यों? आप कहोगे सर उसका द्रव्यमान था। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी द्रव्यमान है उस पे कोई भी अट्रैक्शन फोर्स लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पे पृथ्वी पे। और मैं कहूं तो पृथ्वी ही उसकी, अगर मैं कहूं कि पृथ्वी ही उस चीज को अपनी ओर क्यों खींच रही, तो आप बिल्कुल आप ये कहना सर क्योंकि पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। बिल्कुल देखिए, ये हमारा कोई भी मास है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो अगर ये नीचे की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी का भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है और इसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान है। अगर मैं कह दूं इसका कोई भी द्रव्यमान नहीं है, बिना द्रव्यमान की कोई वस्तु है, क्या उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई द्रव्यमान ही नहीं होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स कहां से लगेगा? तो आप समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि मास क्या पैदा कर रहा है? मास का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या पैदा कर रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र। मास गुरुत्वीय क्षेत्र पैदा कर रहा है क्योंकि पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो यह अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि मास जो है वह गुरुत्वीय क्षेत्र से आकर्षित हो रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण आकर्षित हो रहा है। आकर्षित क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका कोई द्रव्यमान है। ठीक उसी प्रकार हम आवेश को परिभाषित करते हैं कि वह भौतिक राशि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, या फिर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से कुछ प्रभाव महसूस कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यह होता है आवेश की परिभाषा। एक बार मैं लिख देता हूं, आप नोट्स जरूर लिखिएगा साथ साथ में। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं बच्चों। आवेश वह भौतिक राशि, भौतिक राशि जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे या इससे प्रभावित हो, या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार आप जरूर देखिएगा ये परिभाषा। तो बच्चों जैसा कि आपने परिभाषा में देखा है, अब आप मुझसे एक सवाल और पूछ सकते हो कि सर ये आपने आवेश बता तो दिया, ये आया कहां से? तो बच्चों इसकी जो खोज की थी वह था थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था बच्चों? थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था। तो उस जमाने में हो सकता है कि कपड़े जो पहनते थे वह कुछ खाल के, कुछ जानवर की खाल के थे। तो उन्होंने एक अंबर नामक जो पदार्थ है वो लिया और उस जो बिल्ली की खाल का जो कपड़ा है उस पर रब किया। जैसे ही उसने रब किया तो उसने ये देखा कि वह हल्की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो वहां से एक थॉट प्रोसेस चला कि ये चीज है क्या। तो इसको जब आगे डिटेल में पढ़ा गया तो इसको पता चला कि बच्चों ये है आवेश है। तो थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में खोज की। तो बच्चों आवेश को मुख्यतः, आवेश को लिखते किसे हैं? आवेश को लिखते हैं क्यू से। आवेश को बच्चों लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखा जाता है। क्यू, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, इससे लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, और आवेश के प्रकार, अब बात करते हैं हम आवेश कितने प्रकार के होते हैं।
तो बच्चों अब बात करेंगे हम आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार के बारे में। तो बच्चों आवेश होते हैं दो प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। नंबर एक है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। एक होता है बच्चों ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को हम पॉजिटिव Q के रूप में लिखते हैं और ऋणात्मक आवेश को माइनस Q के रूप में लिखते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश ही क्यों होते हैं, तो यह कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ी सी डिटेल बतानी पड़ेगी, थोड़ी सी चीजें हम चर्चा करेंगे। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में, आवेश की संकल्पना। ठीक है बच्चों, तो आवेश की संकल्पना क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था ऐसा रीजन कि आवेश को पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में बांटा गया बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले आपको सबको पता है परमाणु वाली जो आपकी 12th क्लास में यूनिट है, आपने केमिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा। परमाणु जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या स्थित होता है? नाभिक स्थित होता है, और इसके अंदर होता है प्रोटॉन जिसको हम लिखते हैं P से, और इसके अंदर होता है बच्चे न्यूट्रॉन जिसको लिखते हैं N से, और इसके जो कक्षा होती है उसमें चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है, बिल्कुल लगाता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हम आवेश की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है और प्रोटॉन पे। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे बच्चों आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और बच्चों प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, लेकिन अंतर कहाँ है? यहाँ तो देखो बच्चों सेम है, लगभग सेम ही है। यहाँ तो देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 और जो प्रोटॉन होता है उस पे होता है प्लस का 1.6। अब बच्चों आपको अंतर जानना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है? निकलने को तो प्रोटॉन भी निकल सकता था। आप ये कह सकते थे, आप यह बोल सकते थे कि प्रोटॉन भी बाहर निकल सकता है नाभिक से, लेकिन नहीं बच्चों। आप सब ने पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक बल से बंधे होते हैं और बड़ा ही भयंकर बल होता है बच्चों, बहुत ही भयंकर बल होता है जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल। जिसको बोलते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बंधे होते हैं? नाभिकीय बल से। लेकिन एक चीज और देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों, आप सबने पढ़ा होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। लेकिन बच्चों न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है इससे इससे लेकिन बच्चों जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, देखो आवेश में तो कोई खास अंतर है नहीं, तो अंतर कहाँ है? अंतर है बच्चों यहाँ द्रव्यमान में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, लेकिन जो अंतर है असल कहाँ पाया जाता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान में। तो मतलब मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1886 गुना किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटॉन एक भारी कण है। प्रोटॉन क्या है बच्चों? प्रोटॉन एक भारी कण है और यह नाभिकीय बल से बंधा रहता है, और उसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वह क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। तो जो हलचल होगी, जो भागेगा दूर, वह कौन भागेगा? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भागेगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, जैसे मतलब मानव शरीर होता है, उसका हृदय उसके अंदर होता है, लेकिन जैसे हमारे हेयर जो होते हैं, सर के बाल होते हैं, तो जैसे ही हवा चलती है तो ऐसे तो है नहीं हमारा हार्ट जो है वह मूवमेंट करेगा, नहीं, जो हेयर है बाहर है चीजें वो मूवमेंट करेगी। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वह नाभिक के बल से बंधे होते हैं, वह कहीं नहीं जाते। जाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। आई समझ में? इलेक्ट्रॉन जो है वह अपना स्थान छोड़ के जाता है। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो बच्चों समझिए कुछ चीजें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, मैंने मान लिया यह कोई एटम है, इसके चारों ओर चक्कर लगा, इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। ये अपना नाभिक है, इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। मान लिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब जाएगा कौन? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश कौन सा होगा? तो ऋण आवेश। ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन की कमी, वो बच्चों क्या होगी? धन आवेश। इसको बोलते हैं बच्चा नेगेटिव क्यू। ठीक है। अब आपको आवेश में अंतर समझ में आया। इलेक्ट्रॉन भागेगा, क्यों भागेगा? क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो बिल्कुल नाभिक के बल से बंधे होते हैं। और भागने वाला कौन है? जो बाहर चक्कर लगा रहा है। बाहर चक्कर कौन लगा रहा है? बाहर चक्कर बिल्कुल बच्चों इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी पे क्या आएगा? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता पे क्या होगा? ऋण आवेश। आपको पता है भागेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भागता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर वहां से भागता है तो उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और अगर वह इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये मान लो, तो उस पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या होता है, आवेश की संकल्पना कहां से आई थी। ठीक है, तो देख लो एक बार। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे चार्ज के कुछ गुण धर्म हैं। उससे पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे। देखिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं एक छड़ है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और मैं कह दूं इस पे भी मैंने एक छड़ बांधी है, यहां है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, इस पूरी पे मैं मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज। जब इन दोनों को पास में लाया जाता है तो यह एक दूसरे से आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे? बिल्कुल बच्चों, यह तो प्रतिकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि इन पे आवेश क्या है? दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे समान आवेश है। इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे प्लस क्यू आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसकी कंडीशन नंबर 1 आ गई। ठीक है बच्चों, और बात करते हैं जब हम इसकी दूसरी कंडीशन पे, विपरीत आवेश, प्रकृति के आवेश। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल बच्चों, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों मैं अगर आपसे बोल दूं एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के पास में ले जाता तो वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और मैं यहाँ बोल दूं विपरीत आवेश, ये मान लो मैंने एक छड़ ली जिसपे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और एक और छड़ लाता हूं जिसपे हमारा नेगेटिव चार्ज है। इनको दोनों को पास में लाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? बिल्कुल आकर्षित करेंगी, क्योंकि इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे, अब तक हमने क्या चर्चा की? अब तक हमने चर्चा की है कि आवेश क्या होता है, आवेश की परिभाषा। हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा बच्चों अभी तक, टेंशन नहीं लेने का, घबराने का नहीं है। आवेश की परिभाषा, यह कितने प्रकार के होते हैं?
ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो प्रकार के होते हैं बिल्कुल। अब बात करते हैं हम इसके मात्रक की। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? आवेश का मात्रक, इसका मात्रक होता है बच्चों कूलाम। वाह, कूलाम। ठीक है बच्चों, और कूलाम को लिखते हैं बच्चों सी से। कूलाम को किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। इसके दो तीन मात्रक और भी होते हैं, इसको लिखे अन्य मात्रक। अन्य मात्रक। अब आप सभी को पता है कि धारा, यहां पे कर देता हूं मैं, I बराबर होता है Q अपॉन टी। तो I इंटू टी बराबर हो जाएगा Q। तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसका मात्रक, अन्य मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसका CGS पद्धति में होता है टेट कूलॉम, ये इसका मात्रक है बच्चों। ठीक है, अभी तक हमने यही चर्चा की है। सबसे पहले हमने पढ़ा था आवेश क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, और मात्रक इसका क्या होता है। अन्य मात्रक में आता है एम्पीयर इनटू सेकंड। तो अब हम बच्चों आवेश का जो प्रेरण द्वारा आवेशन है वो सारा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आपके आता है आवेश के गुणधर्म। अगला टॉपिक बच्चों आपके क्या है? आवेश के गुणधर्म बच्चों। तो इसको हम हटा देते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म बच्चों। आवेश के क्या गुण होते हैं? सीधी सी बात है। अब गुणधर्म का मतलब हर एक इंसान में एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक इंसान की एक क्वालिटी होती है, हर एक इंसान अपना कार्य अपने हिसाब से कर सकता है। ठीक उसी प्रकार आवेश, आवेश की पॉजिटिव चार्ज की अलग प्रॉपर्टी है, नेगेटिव चार्ज की अलग प्रॉपर्टी है, दोनों की एक साथ में अलग प्रॉपर्टी है। ये अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये इसकी मतलब ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं? तीन चार प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बता दूं, नंबर एक लगाओ, नंबर एक प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट आवेश। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ये मान लो कोई भी मेटल है जिसपे कुल आवेश मान लिया मैंने, कुल नहीं, 5 कूलाम यहाँ पे, -3 कूलाम ये है, प्लस 1 कूलाम ये है, प्लस 2 कूलाम ये है, माइनस का 2 कूलाम ये है। अब मैं कहूं इस पे टोटल आवेश कितना होगा, नेट आवेश क्या होगा बच्चों? तो नेट आवेश में इसका सभी का क्या कर देता हूं, ऐड करता हूं सभी को ऐड। तो नेट आवेश इस पे क्या होगा? Q बराबर पॉजिटिव 5 कूलाम प्लस 1 कूलाम प्लस -3 कूलाम -2 कूलाम, और एक में माइनस प्लस का ये भी बचा है 2 कूलाम। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 5 और 1 6, और 6 में से 3 गए तो Q पर टोटल आवेश आएगा बच्चों प्लस का 3 कूलाम। मैं ये कह सकता हूं कि इस पे टोटल जो नेट आवेश है वो कितना होगा? प्लस का 6 कूलाम आवेश, पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे। तो इसका पहला गुण धर्म यही है, आवेश योज्यता नियम का पालन करता है बच्चों। आवेशों की योज्यता की बात करते हैं तो आवेशों की योज्यता का मतलब होता है किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर कुल आवेश, वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। ये कोई भी मैटर है, कोई भी वस्तु है जिसपे 5 कूलाम प्लस का 2 कूलाम माइनस का 3 कूलाम माइनस का 1 कूलाम, इस पे टोटल आवेश क्या होगा? 5 कूलाम को 2 कूलाम को ऐड कर दो, -3 कूलाम -1 कूलाम, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? Q का मान आ जाएगा 5 2 7 में से 4 के प्लस का 3 कूलाम। इसका ये एग्जाम्पल लिख सकते हो बच्चे। ठीक है, तो आवेशों के गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो आवेशों के जो गुणधर्म, उसमें पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब यह होता है
कि जब हम किसी भी वस्तु पे आवेश निकाल रहे हैं तो उस वस्तु पे टोटल आवेश जो होता है उन सभी के योग के बराबर होता है। तो इस पे नेट आवेश कितना होगा? प्लस का 3 कूलाम। ठीक है। इसका दूसरा गुणधर्म बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर नोट्स बनाना आप। तो इसका हम दूसरा गुणधर्म पढ़ते हैं। पहला गुणधर्म कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसका दूसरा गुणधर्म नंबर 2, आवेश संरक्षण नियम। इसका मतलब क्या है बच्चों? बहुत ही आसान है। आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह तो सिर्फ स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये तो हमने जब से होश संवारा है, जब से पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें। तो आवेश जो है, इसका दूसरा गुणधर्म यह है, आवेश संरक्षण नियम का पालन करेगा। आवेश संरक्षण का नियम का मतलब यह होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यह है आवेश संरक्षण का नियम। इसकी कुछ एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो एक अभिक्रिया है जो हमारे आई थिंक हाँ नाभिक वाली यूनिट में आती है। तो वह अभिक्रिया लिखता हूं मैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92 है, यह एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है बच्चों, है ना। तो यूरेनियम 92 का जब कोई भी न्यूक्लियन आके इससे टकराता है, यह दो स्थायी कणों में डिवाइड होता है। एक तो क्रिप्टॉन, ठीक है बच्चों, तो एक तो होता है ये 36 क्रिप्टॉन और एक डिवाइड होता है बच्चों 56 बेरियम और उसके बाद यह 3 न्यूट्रॉनों में भी डिवाइड होता है और कुछ एनर्जी भी निकालता है। तो इस पे देखो टोटल आवेश कितना है, 92 प्लस 0, मतलब इस साइड आवेश हो गया 92 और इस साइड देखो 36 और 56, तो 36 प्लस 56 हो गया बच्चों 92। तो दोनों तरफ देखो आवेश समान है, दोनों तरफ आवेश क्या होगा बच्चों? समान होगा। ये भी इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है बच्चों, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आवेश का क्वांटीकृत होना। नंबर 3 है बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटीकृत होना। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब बच्चों यह है कि जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका क्या होता है बच्चों? पूर्ण गुणज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कोई भी आवेश है जिसपे 3 गुणा 10 की घात माइनस, कोई भी वस्तु है जिसपे 3 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश है, क्या यह हो सकता है? इट इज पॉसिबल? नो बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने अभी लिखा आवेश का क्वांटीकृत होना जरूरी है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ क्यू का मान जो है बच्चों वो प्लस माइनस एन ई बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब इसका मान हो सकता है, क्यू का मान हो सकता है प्लस माइनस ई कोमा प्लस माइनस 2e कोमा प्लस माइनस एन ई। ठीक है, 3e 4e 5e 6e 7e डॉट 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 एन ई। तो यह इनका क्वांटीकृत होना बहुत जरूरी होता है। तो यह बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यह इसका पूर्ण गुणज नहीं है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का पूर्ण गुणज यह नहीं है। तो यह इट इज नॉट पॉसिबल। तो आवेश का क्वांटीकृत होने का मतलब यही होता है बच्चों। तो इसकी परिभाषा हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आवेश का क्वांटीकृत होने का मतलब यह होता है, आवेश का क्वांटीकृत होने का तात्पर्य
तात्पर्य आवेश का इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होना आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख दूं Q बराबर प्लस माइनस NE, तो यह बात सत्य है, अर्थात +2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, +3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन कौन सी चीज नहीं हो सकती? 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन। इट इज नॉट पॉसिबल बच्चों, इट इज नॉट पॉसिबल। हमारी इंक खत्म हो गई है, इंक डाल लेते हैं बच्चों। क्या टप्पर टप्पर करी। तो बच्चों अब एक सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन है। पहले आप एक चीज ध्यान में रखना, जो आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसके मध्य एक फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। ये N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, और Q क्या है? अपना चार्ज। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना है, किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकूलम आवेश है। इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं? कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं? बहुत आसान सवाल है। ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन देख लो। किसी पदार्थ पर 16 माइक्रोकूलम आवेश है, इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं? तो हमें क्या पूछा बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला लगाना है, तो हमें लिखना है Q बराबर NE। ठीक है, और N बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? Q/E। Q का मान ये रहा 16, इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, और बच्चों कूलम बट्टा इस पे आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻5, ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब 10⁻14। इसका आंसर कितना आएगा? इस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं? 10⁻14। ठीक है बच्चों, तो Q का मान कितना आया? सॉरी, N का मान कितना आया? 10⁻14। 10⁻14 इलेक्ट्रॉन इससे निकले हुए हैं। इस फॉर्मूले से आपको ये सॉल्व करना है। तो बच्चों हमने इस यूनिट में आज ये पढ़ा है। कल हम जब भी इस यूनिट की क्लास लेंगे तो हम पढ़ेंगे कूलम के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत सी क्लासेस, बहुत से जो टीचर हैं वह तो कूलम के नियम से ही शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है कक्षा 12th का जो सिलेबस स्टार्ट किया है उसमें आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में जाना है, यह कितने प्रकार का होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इसके बारे में पढ़ा। और हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट क्या होता है, चार्ज पैदा कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने गुण धर्मों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 गुण धर्म पढ़े। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।